नमस्कार विद्यार्थियों, एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज युद्धावस्था की मान्यता एवं अमान्यता के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। युद्धावस्था की मान्यता किसे कहते हैं? इससे पूर्व हमने मान्यता के कई तरीके, कई प्रकार, विभिन्न स्वरूप, मान्यता किसे कहते हैं, इनके बारे में चर्चा की थी। तो एक युद्धावस्था की मान्यता किसी भी राज्य में विद्रोह अथवा क्रांति होना उसका घरेलू मामला है, किंतु कभी कभी विद्रोह इस सीमा तक पहुंच जाता है जिससे अन्य राज्य भी प्रभावित होते हैं। तो अपने हितों की रक्षा के लिए उन्हें दोनों पक्षों को युद्धावस्था की मान्यता देनी पड़ती है। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि यहाँ दो पक्ष युद्धरत है, अर्थात परंपरागत रूप से ऐसे देशों को मान्यता प्रदान करने से पूर्व कुछ शर्तें पूरी की जानी चाहिए। जैसे ये शर्तें इस तरह से हैं कि विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में एक सरकार और सैनिक संगठन स्थापित एवं संचालित होना चाहिए। दूसरी बात, विद्रोही उस स्थिति में पहुंच गए हैं जिसे स्थानीय क्रांति से अधिक कहा जा सके, अर्थात युद्ध की परिस्थितियां दो राज्यों में होने वाले युद्ध के समान बन गई हों। और अगली शर्त है, विद्रोही सरकार के पास मूल राज्य का एक बहुत बड़ा प्रदेश हो। तो ये वो तीनों परिस्थितियां हैं जिनके उत्पन्न होने पर ही विद्रोही समुदाय को मान्यता दी जा सकती है। ये दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है, क्योंकि युद्धावस्था की मान्यता दोनों पक्षों के लिए इस तरह से फायदेमंद है क्योंकि ऐसी मान्यता देने वाला राज्य इससे तटस्थ होने वाले देश के सब अधिकार और सुविधाएं प्राप्त कर लेता है तथा ऐसी मान्यता दिए जाने वाले राज्य को यह लाभ होता है कि वह अपने विद्रोहियों द्वारा अन्य राज्यों को हानि पहुंचाने वाले कार्यों के उत्तरदायित्व से मुक्त होता है। युद्धकारिता की मान्यता का उद्देश्य आंतरिक विद्रोह अथवा गृह युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय युद्ध संबंधी नियमों से नियमित करना होता है ताकि संबंधित पक्ष युद्ध संबंधी नियमों का पालन करे। संघर्ष में बर्बरता के स्थान पर संयम एवं मानवता का बर्ताव हो और विद्रोहकारियों को साधारण अपराधियों से भिन्न समझा जाना चाहिए या भिन्न समझा जाए। तो ये युद्धावस्था क्या है? युद्धावस्था वास्तविक मान्यता के समतुल्य ही है, क्योंकि यदि युद्धरत पक्ष मान लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में लड़ने वाले दोनों पक्षों को वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त होता है। वे अन्य देशों से ऋण ले सकते हैं, वे निषिद्ध सामग्री के लिए जहाज़ों की तलाशी ले सकते हैं, वे निषिद्ध सामग्री को जब्त कर सकते हैं। उनके प्रति मान्यता देने वाले देशों की तटस्थता के नियमों का पालन करना पड़ता है। उन्हें भी तटस्थ राज्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है और ऐसा न होने की स्थिति में अतटस्थ सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तटस्थ राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी युद्धरत पक्षों को प्राप्त होता है। युद्धावस्था की मान्यता के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के युद्धबंदियों, घायलों एवं बीमारों के प्रति जिनेवा कन्वेंशन 1949 के अनुसार ही व्यवहार करने के लिए बाध्य होंगे। तो युद्धावस्था की मान्यता मातृ सरकार शत्रुतापूर्ण मानती है। इस प्रकार की मान्यता देना बड़ा जटिल कार्य है। इस मान्यता को मातृ सरकार, जो विद्रोह को दबाने में लगी हुई होती है, अनुचित और शत्रुतापूर्ण समझती है। अमेरिकी गृह युद्ध के समय 1861 में जब ब्रिटेन ने ऐसी मान्यता दी तो वाशिंगटन ने इसका विरोध किया था। इसी प्रकार की प्रभुसत्ता के विरुद्ध लैटिन अमेरिकी राज्यों ने जब विद्रोह किया था तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे युद्धरत माना, जबकि स्पेन ने इसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कहा था।
तो इसे हम युद्धावस्था की मान्यता भी कहते हैं। एक है अभिद्रोह की मान्यता। कभी कभी गृह युद्ध को युद्धावस्था की मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि विद्रोही न तो संगठित होते हैं, न कोई नेतृत्व होता है और न उनका विस्तृत प्रदेश पर नियंत्रण होता है। किंतु यदि क्रांतिकारियों का कुछ टुकड़ों पर अधिकार हो और वहाँ से वे मातृ सरकार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अभिद्रोह की मान्यता दी जा सकती है। अभिद्रोहकारिता अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से युद्ध और शांति के बीच की अवस्था है, क्योंकि कुछ लेखकों का ये मानना है कि अभिद्रोह और युद्धावस्था में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल मान्यता का है। तो मान्य विद्रोह का नाम ही युद्धकारिता है, अतः दोनों में भेद वैदिक है, न कि भौतिक। लाटर पैक्ट के अनुसार अभिद्रोहकारिता की मान्यता से तात्पर्य उन अधिकारों एवं विशेषाधिकारों से है जो गृह युद्ध के समय विद्रोहियों को अन्य देश प्रदान करना स्वीकार करे। विद्रोह अवस्था मात्र एक प्रक्रिया है जो निरंतर लागू हो तो युद्धावस्था में परिणत होगी। इसलिए विद्रोह अवस्था में हर राज्य का दृष्टिकोण उसके स्वयं के हितों के अनुसार निर्धारित होगा। हर राज्य का दृष्टिकोण अपने हित के अनुसार अलग प्रकार का होता है। विद्रोही भी उसी के अनुसार तीसरे राज्य के साथ व्यवहार करेंगे। तो अभिद्रोह की मान्यता देने पर मान्यता देने वाले राज्य ये समझते हैं कि इनमें भाग लेने वाले व्यक्ति विद्रोहियों का दंड पाने से बच जाएंगे तथा वे तटस्थ देशों में मातृ देश को पहुंचाई जाने वाली शस्त्रास्त्र सामग्री को रोक सकेंगे। तो इस तरह से इसे हम अभिद्रोह की मान्यता कहते हैं। अब मान्यता के बारे में या विभिन्न स्वरूप उसके प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। इसी के साथ एक अमान्यता का सिद्धांत भी होता है। तो अमान्यता का सिद्धांत क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में अमान्यता का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह किसी ऐसे राज्य अथवा ऐसी सरकार अथवा स्थिति को मान्यता न दे जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल हो। अंतर्राष्ट्रीय विधि के कतिपय शाश्वत नियम हैं जिनके बारे में सामान्य सहमति पाई जाती है। उदाहरण के लिए, किसी अन्य राज्य की प्रादेशिक अखंडता अथवा राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग करना अथवा उसकी धमकी देना अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक अटल नियम का खंडन करना है। अतः इस नियम का खंडन करके किसी राज्य द्वारा किसी दूसरे राज्य की भूमि अपहरण करना या उसे किसी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश करना अवैध होगा और यह अन्य राज्यों का कर्तव्य होगा कि वे ऐसे किसी कार्य को मान्यता न दे। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि 1890 में फ्रांस ने जांजीबार पर ब्रिटिश संरक्षण को मान्यता नहीं दी थी। इसी तरह से 1908 में ब्रिटेन ने कांगो को बेल्जियम द्वारा और बोस्निया हर्जगोविना को ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा मिलाए जाने को मान्यता नहीं दी। इसी का एक उदाहरण और देख सकते हैं इस तरह का। 1939 में जर्मनी द्वारा चेकोस्लोवाकिया के विलयन के प्रति अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ ने अमान्यता का पालन किया। सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव द्वारा नामीबिया में दक्षिण अफ्रीका की उपस्थिति को अवैध घोषित किया तथा सदस्य राज्यों से कहा कि वे नामीबिया के क्षेत्र पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार के किसी भी राजनीतिक, वाणिज्य संबंधी या अल्प कार्रवाई को मान्यता न दे। इसी प्रकार पूर्वी तिमोर के मामले में भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया। पूर्वी तिमोर एक पुर्तगाली उपनिवेश था जो 28 नवंबर 1975 को स्वतंत्र हो गया। अगले ही दिन इंडोनेशिया ने घोषणा की कि पूर्वी तिमोर उसका भाग बन गया है। सुरक्षा परिषद ने इस मामले में भी मान्यता प्रदान न किए जाने के सिद्धांत को लागू किया, क्योंकि उसके अनुसार पूर्वी तिमोर के लोग आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग
स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर पाए थे। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें सुरक्षा परिषद ने भी सिफारिश की कि ऐसी स्थिति में या उन परिस्थिति में किसी विशेष राज्य को मान्यता न दी जाए क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत सही नहीं है। अमान्यता के कई लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मुख्य कौन कौन से लाभ हमें अमान्यता के सिद्धांत से होते हैं किसी भी राज्य को। इसमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि अमान्यता से राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि विरोधी कार्य करने से डरेंगे, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरोधी होगा कार्य, ऐसे कार्य करने वाले राज्य को मान्यता नहीं प्रदान की जाती। तो ऐसा होने से कोई भी राज्य काम नहीं करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हो। अमान्यता अन्य बाध्यकारी उपायों के प्रयोग करने की पूर्व दशा है, क्योंकि अमान्यता से कानूनी स्थिति स्थिर हो जाती है। तो ये वो परिस्थिति है जिससे कोई भी राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य है अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध जाने का प्रयास नहीं करेगा। चेन के अनुसार, यानी चेन ने एक परिभाषा दी है कि विधि व्यवस्था के उल्लंघन को रोकने के लिए अमान्यता पर्याप्त नहीं है, परंतु अमान्यता राज्यों के इस निश्चय का प्रमाण अवश्य है कि विधि का उल्लंघन करके उत्पन्न की गई स्थिति का विरोध किया जाना चाहिए। तो अमान्यता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून के फेवर में है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध कोई किसी भी तरह की कार्यशैली को नहीं अपना सकता। कई बार क्या होता है कि मान्यता का अर्थ, जैसे आप लोगों को पता चल गया होगा कि किसी भी राज्य के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करना, और एक बार यदि अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया तो फिर उसे अस्वीकार करना अनुपयुक्त है। केवल तथ्यगत मान्यता प्राविधिक होती है, प्रोविजनल होती है, और उसे वापस लिया जा सकता है। मान्यता को वापस लेने का एकमात्र उचित अवसर तब आता है जब नया राज्य अपनी स्वतंत्रता खो देता है। इस स्थिति में मान्यता वापस लेने का कार्य अनेक रूपों में किया जाता है। इसका उदाहरण जैसे उस राज्य में से अलग होकर बने दूसरे राज्य को मान्यता दे देना या कूटनीतिक प्रतिनिधियों को वापस बुला लेना आदि। तो प्रोविजनल मान्यता यानी प्राथमिक मान्यता है, उसको वापस भी लिया जा सकता है यदि कोई राज्य विशेष अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।